आज हम लोग थोड़ा महिलाओं का ओरिएंटेशन देखने लगते हैं। जो महिलाएं हैं, के समक्ष क्या चुनौती है? क्योंकि जो ग्राम पंचायत है, उसका बेसिक एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे प्रॉब्लम जो बताया गया है, जो पढ़ने लिखने में आता है, उसमें आता है कि महिलाओं के सामने इस प्रकार की चुनौती है कि अ, पुरुष प्रभुत्व से वो मुक्त नहीं है। लेकिन यह सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि अगर यहाँ क्लास में जो लड़कियां आप लोग बैठे हैं, अगर आपके पिताजी नहीं भेजते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये संभव ही नहीं। अगर जैसे द्रौपदी मुर्मू को अगर लोग प्रेसिडेंट बनाते ही नहीं तो प्रेसिडेंट नहीं बनते। असल में मुद्दा ये है कि महिलाओं को लेकर के जो वैचारिकी रही है शुरू से, वह किसी और पे नहीं थी, सिर्फ सुरक्षा पे। पुरुषों ने महिलाओं को कोई बंदिश नहीं किया, कोई दबाव नहीं बनाया। लेकिन आपने देखे होंगे कि एक एक चीज की प्राप्ति के लिए कभी कभी कई चीजें करनी पड़ती। जैसे आप सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं तो आपको कोचिंग आना पड़ता है, किताबें खरीदने जाना पड़ता है, स्वस्थ रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लाइब्रेरी जाना पड़ता है, अखबार मैगजीन जो भी जहाँ यहाँ वहाँ सब करते हैं आप। और सिर्फ काम है कि किसी तरह हम एक सिविल सर्विसेज में सिविल सर्वेंट बन जाए। एक काम कर रहे थे लोग, सुरक्षा को लेकर। उस सुरक्षा के चक्कर में शिक्षा पिछड़ गई। उस सुरक्षा के चक्कर में आजादी बंद खत्म हो गई। उस सुरक्षा के चक्कर में जो उनकी उपादेयता थी समाज में, उसका नुकसान होने लगा। आउटकम जो उनसे मिलता, उसका भी लॉस हुआ। और उसी सुरक्षा करते करते कब समाज महिलाओं को मतलब एक दोयम दर्जे का बना दिया, कमजोर बना दिया, आर्थिक सामाजिक और भी पहलुओं से, ये पता ही नहीं चला। मोह माया, सुरक्षा, चिंता, चिंतन, ये सभी ऐसे पहलू हैं जहां पर व्यक्ति हठयोग नहीं कर सकता, बल्कि आला दर्जे का कमजोर होता है। पुत्र की चिंता, पुत्री की चिंता, परिवार की चिंता, भरण पोषण की चिंता, कमाने की चिंता, सामाजिकी की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, सेहत की चिंता, सुरक्षा की चिंता, ये तमाम चिंताओं ने एक व्यक्ति को कई अनुचित उचित कार्यों से संलग्न कर दिया। तो समय और परिस्थिति के अनुपात में घर का मुखिया, चाहे पुरुष रहा हो या महिला रही हो, आप इंडस सिविलाइजेशन में जाएंगे तो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था मिलती है। आप वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल अगर 1500 बीसी से यात्रा को शुरू करके देखिए, तो जहां पर जैसे जैसे समाज में बदलाव आता गया, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति परिस्थिति कमजोर और मजबूत होती चली गई। और उसमें हम समझ पाते हैं व्यक्तिगत तौर पे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज थी सुरक्षा। आज की तारीख में आप जब तक हम इस क्लास को ओवर करेंगे, तब तक 1.5-2 बच्चियों का बलात्कार हो चुका है। कई लोगों को अगवा किया जा चुका है, कई हत्या हो चुकी होगी। और ये सभी चीजें किससे जुड़ी हैं? सुरक्षा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ थी? महिलाओं में। गांव में खेतों में काम करने वाले मजदूर महिलाएं या कोई भी होते थे भारतीय, अंग्रेजों का काफिला गुजरता था कॉलोनियल टाइम में, तो वो खेतों में लेट जाया करते थे।
कि उनकी नजर हमारी बहु बेटियों पे न पड़े। और जब व्यक्ति किसी अंग्रेज से कोई गुहार लगाता था, एक दौर ऐसा भी था, तो उसकी कमर वो सीधा खड़ा नहीं होता था, औसत से ज्यादा झुका होता था और हाथ जोड़े और उसके हाथ कांप रहे होते थे। ना कोई गुनाह किया है, ना किसी प्रकार का अपराध किया है, ना कोई ऐसा अनुचित कार्य किया है, फिर भी वो ऐसे माहौल में वो अपने को असुरक्षित महसूस करता था, बिना बिना कुछ किए भी असुरक्षित महसूस करता था। और जिसकी हैसियत और रुआब समाज के किसी वर्ग विशेष, चाहे कॉलोनियल टाइम में हो या उसके पहले के जमाने रहे, घर का मुखिया ही हाथ जोड़कर वो पूरा सीधा खड़ा नहीं और कांप रहा है, तो जरा सोचिए कि उसकी बहु बेटियों पर अगर उस व्यक्ति की नजर पड़ जाए और उसको वहां से ले जाना चाहे, अब कौन रोकेगा? तो वो क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा? स्कूल की कल्पना नहीं कर सकता, बाहर भेजने की कल्पना नहीं कर सकता, तो आपको शिक्षा पे बंदिश लगेगी, आपको आजादी पे बंदिश लगेगी। आज जो पुरुषों के मुखालफत कर देते हैं कि पुरुषों ने शोषण किया, पुरुषों ने महिलाओं को बंदिश किया, उनकी शिक्षा रोकी, फलाना किया, ढिमका किया, इतिहास को पड़ताल करके देख लीजिए, पुरुषों ने ऐसा कुछ नहीं किया। पुरुषों ने सिर्फ उनको बचाने का काम किया। और आज भी, आज की तारीख में भी आप पड़ताल करके देख लीजिएगा, आज भी स्त्री पुरुष जो विवाह करते हैं उसमें पारिवारिक कलह में आत्महत्या करने वाला पुरुष की संख्या ज्यादा है। महिलाएं उतना आत्महत्या नहीं करती हैं पारिवारिक कलह में जितना पुरुष करते। प्रेम के वियोग में आप पड़ताल करके देख लीजिए, आज भी पुरुष ही ज्यादा आत्महत्या करता है, महिलाएं नहीं करती, उतना नहीं करती। हार्ट अटैक के रेशियो को निकाल लीजिए, इसमें भी पुरुष ही अव्वल है जिसका हार्ट अटैक होता है। आप पूरे गुणा भाग करके देखेंगे तो ये चीजें क्यों उसी के हिस्से में ज्यादा गई जो खराबियां हैं। किसी की पत्नी, किसी की पुत्री, जो भी इस तरीके के सब हैं हिसाब किताब, उसके जेब में चवन्नी ना हो लेकिन आन बान शान के लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर किसी की बेटी को कोई कुछ फूहड़ बोल दे, भले ही शरीर में जान ना हो, भिड़ जाए। तो ये जो पुरुषों पर जो तोहमत होता है कि महिलाओं को बंदिश किया, शोषण किया, ये किया, वो किया, हमें लगता है कि ये शब्द इतने अच्छे नहीं है। परिस्थितियों के साथ जो न्यायोचित था वो किया। और आज जो महिलाएं आगे हैं, बहुत आगे हैं, कुछ नहीं है तो आगे जा रही हैं, वो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सब पुरुषों की वजह से हो रहा है, तब भी मैं उतना उचित नहीं मानता। ये सब फिर परिस्थितियों की वजह से ही होता। हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर थाना चौकी है, हर चौराहे पे सिपाही है, दरोगा है, हर जगह कानून व्यवस्था है, लोक कल्याण से भरी सरकार है, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला सेल बने हैं, महिलाओं के लिए कानून बने हैं, सुरक्षा के कानून हैं, डोमेस्टिक लॉ हैं, और भी तमाम तरीके की चीजें हैं। अब कोई नजर उठा के इसलिए नहीं देख पाता है उस तरीके से, क्योंकि अब उसको ला चपेट लगा दे। तो उसका जो बाप था ना, वो अपनी पुत्री को लेकर के क्या हो गया,
आश्वस्त हो गया कि जो सुरक्षा की चिंता हमारी थी अब वो सरकार करती है, वो प्रशासन करता है। तो अब वो नहीं कहता कि घर में रहो, अब वो नहीं कहता कोचिंग मत जाओ, अब वो नहीं कहता कि स्कूल कॉलेज मत जाओ। अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में या पीछे के इतिहास में ऐसी व्यवस्था थी क्या कि महिलाएं खुलेआम घूमते रहें? और जाके देख लो अफगानिस्तान में, पता चल जाएगा। 70s के टाइम में अफगानिस्तान काबुल की सड़कों पर महिलाएं, लड़कियां स्कर्ट पहन के घूमती थी। तालिबानियों ने आके बुर्का कर दिया। अब 20 साल तक जब तक अमेरिका की सेना वहां पे थी, आपने पूरे अफगानिस्तान को देखा होगा, फिर महिलाओं में एक, और आज फिर जाके देख लीजिए तालिबानियों की सत्ता हो गई, महिलाओं का क्या हाल कर दिया। अब जरा सोचिए कि उसका बाप जो है अपनी पुत्री से क्या कहेगा, बुर्का पहन के जाओ, बाहर मत जाओ, तुम रहने दो, मैं जाऊंगा, छोड़ो। आधा काम तो उनकी सुरक्षा में लग गया, अब वो कहां जाएगा लकड़ी काटने, कहां जाएगा काम करने। सुरक्षा आधा हो गया ना, कि कोई बंदूक लेकर हड़ हड़ हड़ा करके आया, गोली चलाया और बिटिया को उठा के ले कहीं चला नहीं जाए। माहौल बदल गया ना वहां का। आप पाकिस्तान में जाके देखते नहीं कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना करके मस्जिद में कलमा पढ़वा रहे हैं और शादी कर रहे हैं। ये जितने रिफ्यूजीज दिल्ली, जोधपुर, जयपुर के रेलवे स्टेशन यहां वहां पड़े, उनसे जाके पूछो। अब उनके घर के लोग अगर बंदिश लगाएं कि तुम मदरसा नहीं जाओगे, तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम मस्जिद नहीं जाओगे, तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम बाजार नहीं जाओगे, तो आप आरोप मत दीजिए कि पुरुषों ने महिलाओं का शोषण किया। महिलाओं का शोषण किया कि सुरक्षा किया? आप बताइए। महिलाओं का सुरक्षा किया। कौन पिता है अपनी पुत्री को ऐसे छोड़ देगा? वो तो कहेगा जिंदगी भर अनपढ़ रहो लेकिन जिंदा रहो। क्यों भाई? फिर तो धीरे धीरे हम लोग समाज बदलते हुए चले आए, और 1992 में हमने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था में उनको रिजर्वेशन दिए ना, और बाद में अभी 50% भी किया। अब 50% महिलाएं पंचायत में काम करती हैं। लेकिन अगर ये कहें कि महिलाएं आज भी प्रभुत्व, पुरुषों के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है, क्यों भाई? पुरुषों के प्रभुत्व से मुक्त नहीं है, तो ये बात ठीक है, आप थोड़ा मोड़ा कह दीजिए, लेकिन उसके इंटेंसिव एनालिसिस को भी तो करेंगे कि आखिर वो पुरुषों के प्रभुत्व से मुक्त क्यों नहीं हुई। सोशल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्स वेबर कहता है कि जो पब्लिक सर्विस है ना, ये जो सिविल सेवक होते हैं, लोक सेवक, या इसको नौकरशाही शब्द का इस्तेमाल किया, ब्यूरोक्रेसी, ये जनता पे प्रभुत्व स्थापित करते हैं, जनता को डोमिनेट करते हैं, अपने को एलीट समझते हैं, जबकि उसी पब्लिक से, उसी सोसाइटी से आए हैं, और अपने को क्लास बना लेते हैं, एक एक प्रकार से अभिजात वर्ग, एलीट क्लास हो जाता। लेकिन बाकी लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, दैट इज सर्विस, ये सर्विस देने का काम। तो दो प्रकार के विचार हो गए। एक का मानना है कि एलीट क्लास है, डोमिनेट करते हैं पब्लिक को, और दूसरा कहता है नहीं नहीं, सर्विस देने का काम। अब अगर उसको उस ताने बाने के साथ जोड़ के देखें, तो एक बार कहेगा अरे नहीं यार, ये जो भाई थोड़ी बंदिशें थी, ये महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखी। एक कहेगा ना, महिलाओं का शोषण हुआ, इस स्कूल नहीं गए, फलाना नहीं किए, ढिमका नहीं किए, क्यों नहीं भेजा, सती प्रथा कर दिया, बाल विवाह कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? हाँ ठीक था, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ ही क्यों? क्यों हुआ भाई? मान्यताओं में इस तरीके की चीजों को क्यों आपने फॉलो अप करते चले आए?
बाल विवाह इसलिए कर देता था कि पिता जो है अपनी कमजोर हो रहा है, एक लड़के से शादी कर देगा तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो ले लेगा। भाई एक लड़की का विवाह हो गया एक लड़के के साथ, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास चली गई? ट्रांसफर हो गई ना, सुरक्षा की जिम्मेदारी ट्रांसफर हो गई, और खुदा न खास्ता उस लड़के की मौत हो गई। अब आप बूढ़ा है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो ये जो निगेटिविटी आई ये गलत थी, सती प्रथा। क्यों? क्योंकि कटी पतंग जो है किसी की छत पर गिरता। हमारे देश में, इसी समाज में, आप एक विवाहित महिला के बारे में, इसी, आप जरा अगर कल्पना करके देखेंगे, एक विवाहित महिला को लेकर के और एक विधवा महिला को लेकर के दृष्टिकोण जरा बताइए क्या है? एक विधवा जो होती है ना, युवा विधवा हो, तो वो कटी पतंग की तरह लोग समझते हैं, यानी हर कोई लूट सकता है। क्यों? और एक शादीशुदा हो, विवाहित, तो आप नजर भर के भी नहीं उठा सकते, क्योंकि उसकी सुरक्षा का वो पति है। ये विडंबना इसी समाज का है ना। विधवाओं को तो मानो इस देश में जीने का अधिकार ही नहीं था, और नहीं था तभी तो सती प्रथा था। और बच्चियों को बड़ा होने का मानो अधिकार नहीं था, तभी तो आप बाल विवाह कर देते थे। लेकिन इसके बीच की कड़ी खोजेंगे तो ये जो खराब चीजें आई, इसकी भी कोई वजह मिलेगी। लेकिन आज की तारीख में जाके देखेंगे तो ये सब चीजों का खतरा है, नहीं है, नहीं है ना। आज पिता भी अपनी पुत्री को दबंग बनाने की फिराक में रहता, और आज भी वो सुरक्षा की भावना से बाहर नहीं निकला है। आज भी सोचता है कि घर अमीर हो, खेत बाड़ी हो, नौकरी हो, बड़ा मकान दुकान हो, आज भी वो सुरक्षा खोजता रहता है। ऐसे नहीं सड़क छाप से विवाह कर दे रहा है। तो सुरक्षा वाली भावना तब भी थी, अब भी। अब आपको एम्पावर्ड बना देता है, बंदिशें खत्म कर दिया, बाल विवाह खत्म कर दिया, सती प्रथा है ही नहीं, आपको निर्णय भी दे दिया, आप शिक्षित हो गए, दीक्षित हो गए, मजबूत हो गए, आप फैसले भी लेने लगे। तो सबसे ज्यादा खुश तो वही होगा यार, सबसे ज्यादा खुश इसलिए होगा क्योंकि उसका काम खत्म कर दिया आपने। अगर कोई बच्चा, आप ही लोग घर में ठीक से पढ़िए, तो माता पिता का टेंशन ही खत्म कर दिया। और आप मोटरसाइकिल लेकर रोज आवारागर्दी कीजिए, सुबह शाम वो फोन से ऑफिस से कर रहे हैं, कहां गया वो, कब निकला, उसको समझाओ, बहुत घूम रहा है, पढ़ाई लिखाई करे, एग्जाम आ रहा है, मतलब वो दफ्तर में भी काम नहीं करने दे रहा। अब आप कहेंगे कि पापा बड़ी बंदिश लगाते हैं, जब घर से निकलो कहां जा रहे हो, आओ कहां से आ रहे हो, ये है वो है, चार ठुताना मारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। वो डांटते उठते नहीं रहते, वो सुरक्षा की तुम्हारी चिंता में लगे। अब तुम दिन रात पढ़ते रहते हो, तो तुम्हारे लिए सेब, मुसब्बी, दूध, और पूछते हैं कुछ कुछ चाहिए, किताब कॉपी चाहिए, कॉपी पेन तो नहीं, खत्म, हम जा रहे हैं, ला देंगे उधर। दूसरे तरीके से बात करेंगे। ये तो तुम पे निर्भर है ना। अब जो लड़कियां इलेक्ट्रीशियन के साथ भाग गई, जो प्लम्बर के साथ भाग गई, जो कबाड़ वाले के साथ भाग गई, तो उसका बाप तो दूसरे ढंग से सोचेगा ही ना। आपने उस श्रद्धा का नाम और उसका नहीं, आफ्ताब का नाम नहीं सुना था? 60-70-36 की तरह टुकड़े कर डाला था, बहुत केस उछला था, लिविंग रिलेशन में थे। हाँ? एक बवाल छूटता नहीं, दूसरा बवाल आ जाता, लिविंग रिलेशन। विवाह तो सुना था, लिविंग रिलेशन। दोस्ती यारी तो सुनी थी, लिविंग रिलेशन।
तो महिलाओं की जो आज की स्थिति है उसके लिए बहुत ज्यादा पुरुषों ने इतना बड़ा प्रयास नहीं किया है, और जो कल की परिस्थिति थी तब भी पुरुषों ने इतना ज्यादा अराजकता नहीं की। ये सब परिस्थितियों के कारण। सीता जब विवाह करके आई अयोध्या में, तब राम राजा बन रहे थे और सीता रानी बनती, है ना? यही तो होता राजा रानी कहानी। और रातों रात भैया मामला पलट गया, 14 साल का वन हो गया। राम ने तो मना किया था, राम ने कहा था कि तुम कैसे करोगे वहां वन में, ना? और लक्ष्मण सीता को कितना सेवा देते थे, कितनी सुरक्षा देते कि मारीच को जब मारने राम गए, पीछे पीछे जब लक्ष्मण जाने, लक्ष्मण रेखा खींच के गए। तो उस जमाने में भी इतनी बंदिश नहीं थी, क्योंकि सीता जो है लक्ष्मण की तुलना में बड़ा ओहदा था, तो लक्ष्मण के आदेशों का उल्लंघन किया जा सकता था। लेकिन यही राम लाइन खींच के गए होते तो शायद ना करते। उल्लंघन किया, लेकिन राम की ड्यूटी क्या थी? अपनी पत्नी की सुरक्षा और अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए पूरा रावण का बाजा बजा दिया। ना जनक आए थे, ना भरत आए, ना अयोध्या से लोग आए, ना जनकपुरी से आए। राजा जनक ने तो विवाह करके बोले राम को कि ले जाओ भैया, कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। और इतने शक्तिशाली व्यक्ति से जनक ने सीता का विवाह कर दिया था, तो जनक को चिंता लेने की क्या जरूरत? यही होता आज का पिता कि अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर खोजता है, ऐसा व्यक्ति खोजता है कि टेंशन खत्म हो जाए। और वहीं गलती से कोई निर्णय गलत हो गया तो बाकी का बुढ़ापा भी टेंशन में कट जाता है। इसलिए यार, काल खंडों के भीतर स्त्रियों के अलग अलग जो एक सुरक्षा और अपेक्षा थी, उसी के बीच चीजें चलती रही। पुरुष इतना बेकार आदमी नहीं है। आज पुरुष नहीं, कुछ नहीं, क्या सब पुरुष ही किया हुआ है, सबका बुझाला। पुरुषों ने ही खत्म कर दिया कहानी। रात को 9 बजा है, टमाटर नहीं है, सबसे पहले अम्मा किसको बुलाए, बबलू जरा जरा टमाटर लेके आना। क्यों नहीं भेज देती है? 2 साल बड़ी उसकी बहन है उसको। हाँ, क्यों नहीं भेज देती? गिरा गया ना वही सुरक्षा। एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, अगर वो दुकान पे जाए और 10 मिनट में ना वापस आए तो आप छत से झांकने लगते हैं कहाँ गया। क्या चिंता है? सुरक्षा। अभी आप ही लोग पढ़ लिख रहे हैं, क्लास ओवर हो जाए, 1 घंटा तक घर ना पहुंचे, फोन पर घंटी बज जाएगी। कहाँ हो? सुरक्षा। मतलब आपने फोन कर लिया, हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छा कोई बात, बस इतना ठीक। भाई इतनी गाड़ी मोटर चल रही है, इतना धुआं, मतलब कोई दिक्कत में नहीं आ गया हो तो पूछो यार, अब पूछ लेना चाहिए। हम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बोल रहे, सबकी सुरक्षा। अभी मम्मी ही आपकी बाजार चली जाए, 2 घंटा ना आए, आप ही फोन कर लेंगे, मम्मी तुम कहाँ हो? सबकी चिंता सब तरह की अलग अलग है। चैलेंजेस फेस्ड बाई इलेक्टेड मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एक हेडिंग बना, ठीक है? चैलेंजेस फेस्ड बाई इलेक्टेड मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियां।
आप लोगों ने हमारा जन्मदिन मनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, केक काटा। ठीक है, अच्छा रहा। ठीक है। इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनाव। वैसे अच्छा नहीं लगता यार, 50-50 के बाद एक अच्छी नहीं। हाँ, देखो, हर माँ जो है, हर माँ बाप अपने बच्चों का जवान जल्दी करना चाहता है। हर माँ बाप सोचता है बच्चा जल्दी जवान हो और फिर अपनी जिम्मेदारी संभाले, लेकिन बूढ़ा कभी नहीं चाहता, वो जल्दी से बूढ़ा, है ना। ये यार ऐसे भागती है ना। रियलिटी बताऊं बच्चा, जब तुम लोगों की तरह हम पढ़ रहे थे तो ऐसे ही, मैं तो यार 19 साल में बीएससी कर गया था। 19 साल में बीएससी था। देखो हम यार प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, कक्षा 1 में सीधे गए, 4 साल की उम्र, क्लास कक्षा 1। कक्षा 1 में अगर 4 साल में आप गए तो 14 साल में क्या करेंगे आप? 10वीं पास करेंगे। 16 साल में 12वीं पास करेंगे और 19 साल में ग्रेजुएशन कर लेंगे। ठीक, तो हम तो 19 साल में ग्रेजुएट हो गए। अब हमारे पास तो सिर्फ तैयारी वारी का, जैसे 21 साल इंतजार ही था तैयारी, तो हम बीएससी सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू की। उस समय 17 साल प्लस थे, 17 प्लस, 18 के इर्द गिर्द, 17, 18 हुआ नहीं था, 17 का हुआ। इधर मैथ फिजिक्स पढ़ते थे, इधर अपनी पब्लिक एड या एंथ्रोपोलॉजी जीएस ऐसी किताबें भी रखते थे। और इलाहाबाद का हमारा घर है, वहीं के हम, पैदाइश है वहीं हमारा सब कुछ, तो वहां तो बैतरणी बहती ही है सिविल सर्विसेज। और आज से 30 साल पहले तो और जोर जोर बहती। तब डायमेंशन ऐसे नहीं थे ना, बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं थे, जो मकसद बना के चलते थे वो चलते थे। अब आजकल तो बहुत डाइवर्जन हो गया, बहुत डाइवर्टेड लोग हो जाते हैं, कोई डिजिटल इंडिया, कोई ये इंडिया, उसमें घुस जाता है। कोई प्राइवेट नौकरी, कोई होटल में नौकरी, कोई कहे कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है, कोई बिग बाजार में, ऐसे बहुत सारे लोग फालतू कामों में लग जाते हैं। इट मीन्स की जो सिविल सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं, इसलिए फालतू शब्द बोला, तो उसमें लग गए। तो हम तो इसमें निकल लिए। तो हम जब उस एज का थोड़ा सा अंदर रिवाइज करते हैं, तो एक समय था कि सिविल सर्विसेज का इंतजार करते थे कि यार उस साल बैठेंगे, है ना। और अब जो है, देखते हैं पीछे मुड़ के तो वो ज्यादा साल बीता दिखता नहीं है, लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पे अब हम लोग ऑलमोस्ट चले गए हैं, और आप लोग जहाँ खड़े हैं, इसके बीच में देखें तो गिनती में व्यापक फासला आ जाता है गिनती। जबकि हकीकत में है कि पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम अपनी उम्र को उस पैमाने पे ज्यादा दूर नहीं पाते। तो यार वक्त जो है ना, बड़ी जल्दी जल्दी निकल लेगा। एक चीज है जो बिना अनुमति के आएगा और बिना परमिशन के चला जाएगा, और उसका नाम है समय। समय ना आपका दरवाजा खटखटाता है, ना आपके घर में ताला लगने देता है। वो मनमानी ढंग से आपके कमरे में आता है, आपके घर में घूमता है। आपके जिस आईने में आप अपनी सूरत देखते हैं, समय वहां पर भी आपको घूर रहा होता है। सुबह का चेहरा और शाम के चेहरे में भी समय 12 घंटे का अंतर ले चुका। 10 साल पहला और 10 साल बाद के चेहरे में भी समय कहीं ना कहीं कुछ चीजें अलग से भर दिया होता। तिनका तिनका, कतरा कतरे में समय आपके साथ परिवर्तन का खेल खेल रहा है, और आप हैं कि इस परिवर्तन को नहीं समझे। कल और आज में फर्क हो गया, लेकिन पता नहीं चला। सुबह और शाम में फर्क हो गया, पता नहीं चला।
एक उम्र को दूसरी उम्र में धकेल दिया उसी समय में, पता नहीं चला। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है यार कि बहुत कुछ किया नहीं, बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कम किया है, कम किया गया है, करना चाहिए था और कर सकते थे। तो ये वही संभव, उसी के लिए संभव है जो समय को समेट लेता है। नहीं तो बड़े खूबसूरत लहराते हुए बाल जो कि अभी डाई हुई करने का आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी नहीं जरूरत पड़े तो अच्छा ही है ना। वो बाल जब अपने आईने में कंघे से देख करके मांग बनाते हैं तो वहां पर भी समय अपनी काम कर रहा होता है। आप कितने भी सुंदर लगने की कोशिश करते हैं, समय जो है ना आपके चेहरे पर दबाव बनाए रहता है। और आप चूंकि इतने बड़े पारखी नहीं है कि सुबह का शाम परख लेंगे, लेकिन वही 10 साल पुराना चेहरा और 10 साल बाद के चेहरे में आप परख जाते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं कि कितना फर्क आ गया, क्योंकि आपको फर्क इतने दूर के बाद दिखाई देता है। अगर हमें फर्क जो है ना मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे का दिखाई देने लगे ना, तो हम बहुत बड़े अचीवर बने। हमको फर्क ही दिखाई देता है साल 10 साल के अंतर। क्या समझ, जूता एक दिन पहनिए तो कितना घिसा नहीं दिखाई देता, लेकिन वही जूता साल भर के बाद उसकी एड़ी आदि गायब हो गई तब पता चलता है कि यार तो घिस गया। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। जवानी घिस गई, प्रौढ़ावस्था घिस जाता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा, फिर उसके बाद शरीर इतनी घिस चुकी होती कि खुद को घसीट नहीं पाती। मन वही है, अपनी जवानी को निहार लेता है, अपने बालपन को निहार लेता है, अपनी कक्षा 1 2 3 4 10 की पढ़ाई को निहार लेता है, अपने रुआब को निहार लेता है, अपने बाल के स्टाइल को निहार लेता है, अपने कोटाई को निहार लेता है, सब कुछ को वैसी बुझी तभी कम दिखाई देने वालों आंखों से, अपने मन से सबको देख लेता है, लेकिन अपने शरीर को एक समय घसीट ही नहीं पाता और खत्म तो हो जाता। और यही अफसोस करते करते कि यार कुछ कम हुआ यार। और कम कब हुआ? कम इसलिए हुआ कि हम समय को समेट ही नहीं पाए, समेट ही नहीं पाए। और जो समय को समेट नहीं पाता है, समय तो मैंने बोला न आपके घर में ताला लगने देता है, न दरवाजा खटखटाता है, न खिड़कियों को चिटकिनी लगने देता है। समय किधर से भी एंट्री मारता रहता है और सब कुछ बदल के चला जाता है। सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, नाचते गाते, बारात ब्याह करते, किसी भी क्षण समय आपका पीछा नहीं छोड़ता और आप में बदलाव भरता रहता है। और हम हैं कि उस बदलाव को समेट मतलब समझ नहीं पाते, इसलिए समय को समेट नहीं पाते। आज पढ़ाई नहीं किया कोई बात नहीं, क्यों भाई? क्यों नहीं है कोई बात? आज कोई काम नहीं किया, टाल दिया, क्यों? आपके लिए अलग से समय आएगा, अलग से कुछ बनेगा। 2024 आप 30 तारीख, 29 दिसंबर, 31 दिसंबर को बड़े चाव से सोच रहे थे, 1 तारीख नया वर्ष, नया वर्ष। आज 13 तारीख, 13 दिन निकल गए। 1 जनवरी 2023 मुड़ के देखिए, लगता है 4 महीने पहले ही तो आई। समय इसलिए हमें पूरा आकलन नहीं करा पाता क्योंकि हम समय को बहुत खराब किए होते हैं। तो जो चीज हम अचीव किए होते हैं उतना ही हमको याद रहता है। जैसे एक व्यक्ति से पूछो कि तुम 3 साल में बीएससी किए, पिछले तुम बीएससी 2020 से हो, माना किसी से कहो कि आप बीएससी, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो बीएससी 2020 में किया, ठीक, और इस समय वो 2024 में, उससे अगर आप 2017 से हिसाब मांगेंगे तो फट से बोलेगा कि मैंने बीएससी कर रहा था। लेकिन उससे अब मांगोगे कि 2020 से 24 के बीच क्या किए, बोला ऐसे ही पढ़ लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस 4 साल का उसके पास बेहतर हिसाब क्यों नहीं है?
इसलिए कि जब इस समय में कुछ अचीव ही नहीं किए होंगे तो आप हिसाब नहीं दे पाएंगे। आप इस जनवरी में चले जाएगा और आपने इंडियन पॉलिटी या कोई भी विषय ठीक से नहीं समझे होंगे जो पढ़ना, तो जनवरी आपको अचीवर नहीं महसूस होने देगी। फिर अगली जब जनवरी आएगी तो ये 1 महीना कम हो गया। ऐसे फरवरी, ऐसे मार्च। अब माना आपने कुछ 2-4 महीने ठीक से मेहनत किया, जैसे एग्जाम्पल है 26 मई को सिविल सर्विसेज का पेपर, आपने अप्रैल मई में दबा के टेस्ट सीरीज किया, खूब दिन रात पढ़ा, काफी मेहनत किया, तो आपको अप्रैल मई हमेशा अचीवर लगेगा। तो यही 2 महीना लगेगा कि साल भर में यार कुछ ठीक है। जिस साल आपका शादी होता है, जब करेंगे, होता कहां, अभी हुआ ही नहीं है। जब आपकी शादी होगी जिस साल, वो तारीख बड़ी याद रहेगी आपको, वो साल बड़ा याद रहेगा क्योंकि उसमें कुछ किया गया है। जिस साल आपका सिलेक्शन होगा वो साल आपके लिए हमेशा याद रहेगा क्योंकि उसने आपने हासिल किया है। जैसे बीएससी 3 साल में किया तो 2017 से 20 याद है, लेकिन 2020 से 24 आपने कुछ किया ही नहीं तो याद ही नहीं है। समझ गए कि ना, याद ही नहीं रहता। तो जब हासिल करते रहेंगे तो हासिल करने के लिए आपको चाहे हर 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 पॉइंट पे, क्योंकि समय तो आपको रगड़ ही रहा है, समय आपको रगड़ के छोड़ेगा। मैंने बोला ना, दरवाजा कितना भी लोहे का लगवा लो, तुम ताला कितना बड़ा लगा दो, समय को इसकी परवाह नहीं होती है। वो बंद दरवाजे में भी बाकायदा एंट्री करता रहता है। हम कह रहे हैं जिस आईने को तुम झांकते हो, समय तुमको वहां से झांक रहा हो। जिस खूबसूरती पे तुम इतरा रहे होते हैं, समय उसको धीरे धीरे कमजोर कर रहा हो। और जिस शरीर पर आप जिम में जा जा करके बड़े बड़े डंपल उठा रहे होते हैं और बड़ा बड़ा भारी भरकम अपने बड़े रुआब वाले समझ रहे होते हैं, उस क्षण भी समय आपके मसल्स को कमजोर कर रहा होता है। क्योंकि समय का मतलब है सब कुछ घिस देगा, बॉडी से कैल्शियम घिस देगा, हीमोग्लोबिन खत्म कर देगा, आंखों की रोशनी खत्म कर देगा, सुनने की दक्षता खत्म कर देगा, भूलने की बीमारी पैदा कर देगा, 20 प्रकार का शरीर में बीमारी पैदा कर देगा, और तरह तरह के नाक, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसे माहौल बना देगा कि आप दिन क्षीण ऐसे कुछ कमजोर से रहेंगे। ये समय ही करता है, ये समय करता रहता है। बस हमें उसको, अगर हम ये रोक नहीं सकते, आप इसको रोक भी नहीं पाएंगे। मैंने बोला ना, मजबूत कितना ताला लगा दो, कितना भी मजबूत दरवाजा, आप रोक नहीं सकते। लेकिन उसकी समझ को, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके बीच अगर हम अचीव करते चले जाएंगे, काम करते चले जाएंगे, तो जब शरीर हम घसीटने लायक नहीं रहेंगे तो हम थोड़े यार सेटिस्फाई रहेंगे कि अपने उम्र के हिसाब से जो पन पड़ा हमने भी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पर कि जवानी में अगर खूब गलती किया जाए तो बुढ़ापे में पछताने के अलावा कुछ होता नहीं। और मेरा यह भी मानना है दूसरा कि जवानी को खूबसूरत तरीके से अचीव कर लिया जाए चीजें उस समय के दायरे में, तो बुढ़ापे में संतुष्ट रहने से बेहतर कुछ और दिखता नहीं। बहुत मजा आता। कैसे? जब मैंने बेटा 2002 में कोचिंग खोला था, मैंने तो पीएचडी बाद में की और पढ़ाइयां कुछ बाद में किया, सब पढ़ाई एक साथ नहीं किया, तैयारी में चला गया था। कोचिंग खोलने के कुछ सालों में ही हमको यह एहसास होने लगा कि कोचिंग की जरूरत लोगों की है तो, लेकिन कोचिंग में पढ़ाने वालों को मान नहीं देते हैं, मान सम्मान कम देते हैं। हम कितना भी मेहनत करें, दिन रात निबंध लिखें, सामान्य अध्ययन का पेपर तैयार करें, क्वेश्चन ऐसा बनाएं, नॉट टेस्ट लें, मॉक टेस्ट करें कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा उस परीक्षा के समीप चला जाए, हम कितना भी दिन रात करें, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाने वालों का मान सम्मान होता है, कोचिंग वालों का होता नहीं। हमें लगा कि यार ये कितना भी हम मेहनत कर लेंगे, कोचिंग वाला बन करके
एक हमको दुकानदार से ज्यादा लोग समझेंगे नहीं कि जैसे आए हैं पढ़ने, फीस दिए पढ़ाओ। जैसे आपने मैगी खरीदा, 10 रुपये दिए मैगी को। तो हमको समय के साथ, क्योंकि हम जब कोचिंग शुरू किए 2002 में, तो कुछ ही समय में हमको ये लगने लगा लोगों के व्यवहारों से, उनके अनेक कृत्यों से, यार ये ऑनर नहीं है। जरूरत है उनकी, कोचिंग की जरूरत है उनको, कोचिंग उनकी जरूरत पूरी भी कर रहा है, लेकिन जो एक पढ़े लिखे का सम्मान होना चाहिए वो मिलता नहीं। तो हमने कहा अपना ट्रैक जो है बदलना चाहिए, हमें कोचिंग वाला बन के नहीं रहना चाहिए, हमें एजुकेशनिस्ट बनना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। तो हम लिखने वाली आदत में पहले थे, 94 वगैरह भी अखबारों के लिए लिखे हैं। बीच में कोचिंग का आपाधापी में समय नहीं मिलता था, रोजगार पानी सब भटक गए थे। अब भटकना ही चाहिए। तब हमने जाकर के जब लिखने पढ़ने का अपना इरादा जता लिया, बना लिया, जब हम भी, तो हमने फिर लिखने पढ़ने, आगे पीएचडी करने, हमने कहा पढ़ाई भी बढ़ाओ और काबिलियत, क्योंकि और कुछ हम कर नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई के अलावा मेरे पास कोई काम था नहीं। किसान परिवार से थे, खेती बाड़ी था, पैसा वैसा तो होता नहीं था, किसी तरह गुजर बसर हो सकता, बस यही सोचते। तब हमने जाकर ये लिखने पढ़ने तमाम, तो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देना, कभी आईपीएस को लेक्चर देना, कभी जाकर के प्रशासनिक एकेडमी में लेक्चर देना, कभी देश विदेश जाना, ऐसा होने लगा। कोचिंग हमारी जरूरत आज भी है, क्योंकि खाना हमारा यहीं से चलता है, लेकिन अब हम मोहताज नहीं हैं कि कोचिंग, क्योंकि अब सम्मान जहां पर कमी थी उसको पूरा करो। इसीलिए देखे होंगे कि जब भी हम नाम लिखते अपना, तो एलएलएम पीएचडी लिखना नहीं भूलते। जब भी हम अपना नाम लिखते हैं, एलएलएम पीएचडी, एजुकेशनिस्ट, ऑथर और कॉलमनिस्ट लिखना नहीं भूलते, क्योंकि हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि मैं जो है कोचिंग में पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा काम ये भी है, और मेरे पास मैंने ये पढ़ाई लिखाई भी किया। नहीं तो कोचिंग में तो बीए पास भी पढ़ा रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हम भी अपने जमाने में मेहनत किए हैं यार, थोड़ा करते हैं भाई, टेंशन ना लो जाके, थोड़ा सा मतलब हल्के में मत लो, क्योंकि हल्के में उनके लेने में वो ले लें, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाती कि जिस पड़ाव पे हम लोग हैं और जिस काम के साथ हैं, उसमें यार अगर आन बान शान थोड़ा बेहतर ना हो तो फिर मजा नहीं आता। अब जाते हैं, जैसे आईपीएस को लेक्चर दे रहे हैं, मान लो किसी जुडिशरी में कोई लेक्चर दे रहे हैं, अभी जैसे जाएंगे उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को लेक्चर देंगे, तो ये सब चीजें हमने अलग से अपना एक काबिलियत बना करके उसकी भरपाई कर लिया। थोड़ा और जाते हैं तो बहुत मान सम्मान तो मिलता ही है, बड़ी एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल जो है दोस्ती भी होती है। कितने वाइस चांसलर, कितने आईपीएस, कितने आईएएस तो पढ़ाता ही हूँ, कितने प्रोफेसर से बड़ी अच्छी अच्छी हमारी मित्रता है। हम बस इतना ही है, बाकी और क्या करेगा आदमी भाई, इंटेलेक्चुअल आदमी क्या करेगा। आप अपने यहाँ लेक्चर के लिए बुलाएंगे, हम चले आएंगे। जैसे आपसे दोस्ती आ रही है तो आपके यहाँ शादी हो रहा है तो बुला लेगा तो आप चले आएंगे, ऐसे कुछ रिश्ते निभाए जाते हैं ना। बस अब सही हो। तो कोई समाज में जब कोई चीज चलती है, चाहे महिलाओं को लेकर हो चाहे पुरुषों को, तो एक दूसरे के कोई शोषण के कारक नहीं है। ये परिस्थितियां जो होती हैं, जो नैरेटिव क्रिएट करती हैं, उसमें व्यक्ति जब फंसता है तो निकलने के लिए दूसरा टूल, जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, वैसे एक टूल्स से दूसरे टूल्स का इस्तेमाल। और कभी कभी ये एक कांटा निकला नहीं, दूसरा कांटा भी चुभ गया गलती से, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़। हम सुरक्षा के चक्कर में उनकी स्वतंत्रता और उनकी शिक्षा ही बाधित कर दी। अब इसमें प्रायोरिटी अगर तय करना हो कि भैया सुरक्षा पहले जरूरी है कि शिक्षा और आपकी स्वतंत्रता जरूरी है, तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा यार सुरक्षित रहेंगे तो बाकी का इस्तेमाल तभी तो करेंगे ना।
बस ये लंबा खेल हो गया। मतलब अंग्रेज आया, वो भी हमारे लिए दिक्कतें हो गया। उसके पहले के लोग जो थे वो दिक्कत ही पैदा किए हुए थे कम ज्यादा। तो महिलाएं धीरे धीरे आर्थिक सामाजिक या जिस दृष्टि से कहें वो थोड़ा पुरुषों का अधीन होती चली, है ना। राइट टू इक्वलिटी की बात जब आप आज करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने की बात आर्टिकल 15 में कर ही चुके हैं। फंडामेंटल राइट बराबरी का सब कुछ है ही, समान कार्य के लिए समान वेतन, एक महिला डीएम हो एक पुरुष डीएम हो, बराबर सैलरी बराबर सुविधा है। मतलब आजकल हम समझते हैं कि बराबरी छोड़ दीजिए, महिलाओं को बहुत ज्यादा आगे खड़ा कर दिया गया है और पुरुष को पीछे खड़ा होने में उसको कोई तकलीफ भी नहीं है ना, उसको पीछे खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं है। पत्नी आगे है पुरुष पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, उसका पति भाई बहन आगे है भाई पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या समझ, कोई दिक्कत नहीं। और न पहले वो दिक्कत बना था ना आज उसको दिक्कत है, ये सब परिस्थितियों की थी। जैसे राम भी, जैसे वो कैकेयी को बोल रहे थे भरत, तो राम ने डांटा भरत को, बोला ये सब काल ने करवाया, तो सब काल है, सब काल पे छोड़। कालखंड के भीतर घटित घटना को आज हम विवेचना करेंगे तो घटना को तो ला लेते हैं, कालखंड को नहीं लाते हैं। लोग कहेंगे पुरुषों ने महिलाओं की बंदिश लगाई, शिक्षा उनकी खराब कर दी, उनकी स्वतंत्रता पर प्रभुत्व जमाया। अरे प्रभु आप बड़े धन्य हैं, आपने याद दिलाया कि पुरुषों ने ये अत्याचार किया है महिलाओं के साथ, लेकिन आप उस काल खंडवा को भी तो उठा के लाएंगे। कौन पिता है यार अपनी पुत्री को विदुषी नहीं बनाना चाहता? हाँ, कौन पिता है? सारे पिता तो अपनी पुत्री को विदुषी बनाने पे तुले, लेकिन उसकी सुरक्षा पहले है। भले ही महिलाएं लिखें, इवन थ्रू वुमेन कॉन्स्टिट्यूट, इवन थ्रू वुमेन कॉन्स्टिट्यूट a major share of total elected representatives in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, भले ही महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा हैं, कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का बड़ा हिस्सा है, हाँ, a major share of total elected representatives in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, भले ही महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा हैं, they face numerous challenges such as, फिर भी उन्हें कई चुनौतियां, फिर भी उन्हें कई चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। छोटा छोटा हेडिंग में लिख लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डेटा के साथ थोड़ा बता देता हूं। एक तो लिखे लीडरशिप स्किल, पहला लिखो लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल एक बेटा सर्वे हुआ था, तो उसमें 77% वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि जो
ग्राउंड लेवल पे जो चीजें पुरुष कर लेते हैं वो हम नहीं करते। ग्राउंड लेवल पे 77%, यानी कि हर 4 में से 3 महिलाएं इस बात को मानती हैं, मानी उसमें उस सर्वे में, कि ग्राउंड लेवल पे जो लीडरशिप पुरुषों के पास होता है चीज को समझने समझाने कर गुजरने का, वो हम नहीं करा पाते। तो एक प्रकार से जो नेतृत्व कौशल है वो उनके लिए चैलेंज है ना। तो एक तो नेतृत्व कौशल, इसमें एक लाइन लिखना होगा, इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट 77% ऑफ वुमेन 77% of women of women लिखेगा इन पीयराइज बिलीव, पीयराइज, पीयराइज लिख लीजिए, वही है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, बिलीव they cannot change things easily on the ground, easily on the ground। पंचायती राज संस्थाओं में 77% महिलाएं मानती हैं, 77, कि वे जमीनी स्तर पर चीजों को आसानी से नहीं बदल, है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप स्किल का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम जैसे आप लोगों से बात करें तो कहें कि, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मैं जब पुलिस ट्रेनिंग में जनरली जाता हूं, जैसे कहीं पीटीसी लेक्चर देने, कोई स्टूडेंट को बोलता हूं कि चलो तुम भी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट को इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा चलेगा यार, माहौल और देखेगा क्या है। तो जैसे चीफ मिनिस्टर से मिलने जाएंगे, मान लो पहले हम जाते थे, कोई काम मीटिंग वूटिंग बुलाते थे, तो हम स्टूडेंट को भी ले जाते थे, चलो बैठ के तुम लोग भी, चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और सचिवालय वगैरह, एक प्रकार से एक्सपोजर की जगह मिल रही, तो हम अकेले क्यों, तुम भी चलो बैठो वहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे अटेंडम सचिवालय से फोन आया कि आप कहाँ, हमने कहा ऑफिस में, बोले चीफ मिनिस्टर मीटिंग में हैं, आपको याद कर रहे हैं। हरीश रावत के साथ ऐसा ज्यादा होता। तो फिर वो, मैं गाड़ी उठा, हमने कहा मैं आ रहा, तो रास्ते में जाते जाते लड़कों को फोन कर रहा हूँ कि तुम लोग कहाँ पहुंचे, वहां सचिवालय में बता देना, हमारा नाम बता के आना, हम बोल देंगे गेट पे। तो जाते थे तो गेट पे बोलते जाते थे, कुछ लड़के आएंगे पापा आने देंगे, या मीडिया प्रभारी को बोल दिए पास होते जाने, लड़के। तो हम बैठे हैं, तब तक दो चार लड़के आ भी गए, अगस्त। तो ऐसे जैसे किसी को ले, जैसे इसको मैं ले गया पीटीसी में, है ना, उसको ले गया, तो इसको जब ले जा रहा था तो इसको मैंने बोला, पहली बार मैंने इसको बोला कि क्योंकि स्टूडेंट तो तुम ही लोग हो, तो मैं बोलूं किसको। तो पहले क्या, कुछ स्टूडेंट जैसे देवेंद्र वगैरह थे ना, तो काजल थी, देवेंद्र था और भी आशीष वगैरह, पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो वो परसू करते थे, सर हमें लेके गए। ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को, 3 लोगों को गाड़ी में, अब एक ड्राइवर हो गया, पुलिस चला रहा है, एक इंस्पेक्टर या कोई और बैठा है, पीछे 2 लोगों की जगह पुलिस की गाड़ी है ना। और बेतरतीब तरीके से भर के वहां टेम्पो की तरह जाना भी ठीक नहीं है। तो फिर उसमें ले जाते थे लोग नरेंद्र नगर, एक आध 2 लोग चले जाते थे। जैसे तो उसमें जैसे मैंने इसको बोला पिछली बार, किसका लेक्चर था यार, एपीओ वाले में, हाँ एपीओ के लेक्चर में, तो इसको भी बोला, इसको भी बोला, तो इसने मना कर दिया, उसे एक्सेप्ट किया, फिर सुबह आके मना कर दिया, है ना। तो मैंने समझाया भी कि चलो ये
फिर दूसरी बार भी इसका मन कम था तो मैंने डांटा मैंने। तो ये क्या होता है ना कि आप क्यों ऐसा कर रहे थे मालूम है? सिर्फ एक ही रीजन, आप लड़की हैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना, आप प्रोटेक्शन, ये तमाम चीजों। तो अब विदुषी कैसे बनेंगे फिर? हाँ? विदुषी बनने का मौका आया तो आपने छोड़ दिए और बाद में कहेंगे पुरुषों ने क्या क्या पुरुषों ने? और जाके पूछिए इनसे जो आवा भगत हुआ इनको। हाँ, वहां लोग बड़ी सम्मान मान, बड़ा अच्छा करते हैं। ट्रेनिंग एकेडमी में जाइए तो बड़ा हम लोग मिलते जुलते हैं बढ़िया कर। इन लोगों को भी कई लड़के तो 2-2 बार भी गए। तो जो आप स्किल कैसे डेवलप होगा, लीडरशिप स्किल कैसे आएगी? अमिताभ बच्चन शूटिंग में, अभिषेक बच्चन देख रहा है तभी तो अच्छा स्टार बनेगा। क्यों उनके बच्चे स्टार बन जाते हैं? उनके लिए स्टार तक की पहुंच आसान है, पहला। दूसरा, एक्टिंग आपने ठीक कर दिया, तब तो आप स्टार बन ही जाएंगे ना। तो जब हम जा रहे हैं आईपीएस को लेक्चर देने, डीएसपी को लेक्चर देने, या क्या कहते हैं एपीओ को लेक्चर देने, तो आप चलो ना, आप यही तो बनना चाहते हो, तो आपके अंदर तो एक स्किल आएगी ना। हम चीफ मिनिस्टर से मीटिंग में जा रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि चलो तुम लोग भी बैठ सुनना क्या बात हो रही है। तो चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कमीशन के लोग बैठे हुए, सब बहस हो रही है, बात हो रही है, उसमें हम भी बात कर रहे हैं, तो आप लोग सुन रहे हैं, तो एक्सपोजर तो मिल रहा है ना। तो एक्सपोजर के प्लेस पे जाएंगे नहीं, तो नहीं जाने का कारण क्या है? नहीं जाने का कारण आपका नैरो माइंड ही तो है। तो जिन महिलाओं ने 77% महिलाएं, जो सर्वे में पता चला कि जमीनी स्तर पर चीज आसानी से नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती? वही संकोच तो है। अभी 4 पुरुष गेट पे आ जाएं और आप ग्राम पंचायत में महिला प्रतिनिधि हैं, मतलब किसी ओहदे पे हैं, और वो आपको हिचकिचा जाएंगे, हिचकिचा गए। तो वो पूछा कौन आए हैं? बोले अरे कुछ लग रहा है कि मोहल्ले के गांव के लोग आए हैं, जरा देखिए। तो अब अपने हस्बैंड से बोलेंगे तो तुम 77% में तो रहोगे ही, जमीनी स्तर पर कैसे उतरेगा मामला? रहोगे फिर 77% में। इसीलिए नेतृत्व कौशल में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आपको मौका भी दिया जाता है तो आपका लड़की, आपका वुमेन आपके आगे खड़ा हो जाता है। भाई हर पुरुष के साथ आप लड़की वुमेन थोड़ी हैं। भाई मेरी बेटी है तो मेरे साथ वो लड़की थोड़ी है, वो तो मेरी बेटी है। मेरी पत्नी जो है मेरे साथ है तो वो औरत थोड़ी है, वो तो मेरी पत्नी है। मेरी माँ है ना, वो औरत थोड़ी है। मेरे पिता कोई आदमी थोड़ी है, वो तो मेरे पिता हैं। पिताजी आदमी तो दूसरों के लिए है ना, मेरे लिए तो मेरे पिताजी है ना। मेरी माँ दूसरों के लिए कोई औरत होगी ना, मोहल्ले की, मेरे लिए तो माँ है ना। आप इसके साथ आप नेतृत्व कौशल को बढ़ाओ ना। माँ के साथ भी, पिता के साथ भी, टीचर के साथ भी, भाई बंधुओं के साथ भी आप हिचक रहे हैं, तो कहां से आपका लीडरशिप बढ़ेगा? मैं यहां हूं और मैंने कहा कि चलो तुम लोगों को वहां पीटीसी जा रहा हूं मैं लेक्चर के लिए, चलो वहां। आप हिचक गए तो आपने मुझे आदमी समझ लिया। जिस दिन आप मुझे टीचर समझ लेंगे, मना नहीं करेंगे। अब पिताजी जा रहे हैं बाजार, बोले अरे सुरेश चलो तुम भी यार, तुम स्वेटर वेटर को जैकेट कह रहे थे अपना ले लेना। पिताजी ने कहा है, कोई आदमी नहीं कह रहा मोहल्ले का। अब वो कैसे जाएंगे? टेम्पो से जाएंगे, एक्टिवा से जाएंगे, कार से जाएंगे, पैदल जाएंगे? आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी के साथ हो, पिता पुत्री के साथ हो, और पुत्र मां के साथ, और शिक्षक शिष्य के साथ। तो शिष्य को, पुत्री को, मां को, पत्नी को
कुछ भी सोचने की जरूरत। वो खाना आपको ध्यान में रख के खाएगा, आपको खिलाएगा, आपको ध्यान में रखकर खाएगा। कोई पिता अपने पुत्री के साथ जब एग्जाम दिलाने जाता है, बरेली कहीं यहां वहां सेंटर है, ईसीएस है, एपीओ है, कुछ है ना, तो खाना वो खाता है जो उसकी पुत्री को खाना, खाना वो नहीं खाता जो उसे खाना। समझ गए कि नहीं? सोना उसके बाद है उसका, पहले उसको सोना। तो यहां पर आप दिमाग लगाना कम कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, स्किल बढ़ जाए। और जब ये आदत बन जाए तो जब समाज में निकलें तो उस अनुभव का इस्तेमाल कर दीजिए। तो समझे, राजा का बेटा राजा कैसे बन गया, उसका भी कुर्सी लगता था वहां, युवराज था ना, कुर्सी लगता था वहां। एक आदमी आया, चोरी में पकड़ा गया, देख रहा उसका बाप कैसे न्याय कर रहा है, ट्रेनिंग चल रही है, तभी तो लीडरशिप आएगा। समझ गए ना बात को, क्या समझाना चाहते। तो लीडरशिप के लिए आपको थोड़ा अपने समझ को भी कौशल युक्त बनाना, इसके लिए